Guys, imagine a line around the Earth where day and night are almost equal all year, where diverse life thrives in warm, lush environments. Welcome to the equator. एक अदृश्य रेखा जो नक्शे और ग्लोब पर खींची जाती है। यह हमारे ग्रह को उसके सबसे चौड़े बिंदु पर घेरती है, 0 डिग्री अक्षांश का एक क्षेत्र। यह सिर्फ एक भौगोलिक निशान से कहीं ज्यादा है। यह अजूबों की जगह है जहां प्रकृति की शक्तियां मिलती हैं। यहां सूरज लगातार तेज चमकता है। यहां की जलवायु गर्म और आर्द्र है, जीवन के लिए एक चुनौती। भूमध्य रेखा विभिन्न संस्कृतियों का घर है, प्रत्येक का प्राकृतिक दुनिया के साथ अपना अनोखा रिश्ता है। अमेज़न के वर्षावनों से लेकर प्रशांत महासागर के प्रवाल भित्तियों तक भूमध्य रेखा जीवन से भरपूर है। यह जैव विविधता का केंद्र है, जहां विकास अनियंत्रित रूप से हुआ है। लेकिन भूमध्य रेखा रहस्य की जगह भी है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं जो वैज्ञानिकों को चकित करती हैं और कल्पनाओं को मोहित करती हैं। पानी अप्रत्याशित दिशाओं में घूमता है, चुंबकीय क्षेत्र अनियमित व्यवहार करता है और प्राचीन मिथक और किंवदंतियां भूली हुई सभ्यताओं और खोई हुई दुनियाओं के बारे में फुसफुसाते हैं। इस असाधारण क्षेत्र की यात्रा पर अब हमारे साथ जुड़ें। हम इसके अजूबों का पता लगाएंगे, इसके रहस्यों को उजागर करेंगे और उन रहस्यों की खोज करेंगे जो हमारे ग्रह के केंद्र में छिपे हुए हैं। कांगो बेसिन के हरे भरे वर्षावनों से लेकर एंडीज की ऊंची चोटियों तक भूमध्य रेखा हमारे ग्रह की असाधारण विविधता की एक झलक पेश करती है। इस असाधारण यात्रा पर हमारा इंतजार कर रहे अजूबों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। Guys, did you know that the equator is unique in its relationship with the sun? साल में 2 बार सूरज बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरता है। एक छोटे से पल के लिए चीजों की परछाई नहीं बनती। ऐसा लगता है जैसे मानो समय खुद रुक गया हो। यह घटना हमारे सौर मंडल के सटीक संतुलन का प्रमाण है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के किसी भी हिस्से की तुलना में अधिक सीधी धूप प्राप्त करती है। यह तीव्र सौर विकिरण गर्मी और नमी के निरंतर चक्र को बढ़ावा देता है। गरज के साथ अचानक होने वाले तूफान आम हैं। यहाँ की हवा नमी से भरी होती है, जो जीवन के सभी रूपों के लिए एक प्रजनन स्थल है। यह अनोखा वातावरण इस क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों के जीवन को आकार देता है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक भूमध्य रेखा पर जीवन इस चरम वातावरण में अनुकूलन और विकास के लिए एक निरंतर संघर्ष है। दोस्तों, एक और चीज जो इक्वेटर को यूनिक बनाती है वो है यहाँ का आसमान। यहाँ का आसमान अपने आप में एक नजारा है। यहाँ के बादल बहुत ही ड्रामेटिक फॉर्म्स ले लेते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे क्यूमुलोनिम्बस फॉर्मेशंस बनाते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाते हैं। ये बादल हायर लैटिट्यूड्स के जेंटल फ्लफी बादल नहीं हैं। ये नेचर की पावरफुल फोर्सेस हैं जो बहुत तेज बारिश और बिजली दिखा सकती हैं। लेकिन इस ड्रामा के बीच भी एक शांति का एहसास होता है। इक्वेटर में रात का आसमान देखने लायक होता है। शहरों की लाइट पोल्यूशन से दूर यहाँ तारे एक अनोखी चमक के साथ चमकते हैं। मिल्की वे, हमारी होम गैलेक्सी, आसमान में एक रोशनी की नदी की तरह फैली हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि इस विशाल कॉस्मोस में हमारी जगह कितनी छोटी है। दोस्तों, ये इक्वेटर सिर्फ नक्शे पे एक लकीर नहीं है। ये हमारे ग्रह की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी के घूमने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, उसके कारण हमारा ग्रह इक्वेटर पर थोड़ा सा फूल जाता है। ये उभार, जिसे इक्वेटोरियल बल्ज कहते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। ये समुद्र की धाराओं के बहाव से लेकर हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण तक हर चीज को प्रभावित करता है। ये इक्वेटोरियल बल्ज उन विशाल बलों का प्रमाण है जिन्होंने अरबों वर्षों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे पैरों के नीचे की धरती भी लगातार परिवर्तन की स्थिति में है। ये उभार हालांकि देखने में महत्वहीन लगता है, लेकिन ये पूरे ग्रह में गर्मी और ऊर्जा के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वैश्विक स्तर पर मौसम के पैटर्न और समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है।
भूमध्य रेखा धरती का चक्कर लगाने वाली एक अदृश्य रेखा से कहीं ज्यादा है। यह जैव विविधता का खजाना है, जलवायु का जरूरी नियंत्रक है और उन ताकतों की खिड़की है जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। यह अनोखा इलाका, जहां सूर्य की किरणें कहीं और की तुलना में सीधी पड़ती हैं, एक स्थिर गर्म जलवायु देता है जो जीवन को उसके सभी रूपों में बढ़ावा देता है और दुनिया भर में महत्वपूर्ण मौसम के तरीके को बढ़ाता है। अमेज़न के घने वर्षावनों से प्रशांत महासागर में हलचल भरी प्रवाल भित्तियों तक वैज्ञानिक सदियों से भूमध्य रेखा की यात्रा करते आ रहे हैं, अद्भुत रहस्यों को उजागर करते हुए, जो हमें न केवल इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों बल्कि पूरी पृथ्वी को समझने में मदद करते हैं। आइए कुछ ऐसी जरूरी खोजों के बारे में जानें जो यह बताती हैं कि भूमध्य रेखा हमारे ग्रह पर जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 1835 में चार्ल्स डार्विन और गैलापागोस द्वीप समूह विकासवाद का सिद्धांत HMS बीगल पर चार्ल्स डार्विन की यात्रा उन्हें प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा पर स्थित गैलापागोस द्वीप समूह तक ले गई। द्वीपों पर अनोखी प्रजातियां, खासकर फिंच, प्राकृतिक चयन के उनके सिद्धांत के निर्माण का अभिन्न अंग थीं। इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जैव विविधता और अनुकूलन तंत्र की उनकी टिप्पणियों ने उनके ऐतिहासिक काम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसने जैविक विज्ञान को बदल दिया, का नेतृत्व किया। डार्विन ने नोट किया कि कैसे भूमध्य रेखा पर प्रजातियां स्थिर जलवायु और उच्च जैव विविधता के अनुकूल होती हैं। वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि अलगाव और पर्यावरणीय परिस्थितियां विकासवादी प्रक्रियाओं को कैसे चलाती हैं। 18 के दौरान अल्फ्रेड रसेल वालेस और मलय द्वीप समूह का शोध। मलय द्वीप समूह आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया को मिलाकर एक भूमध्यरेखीय क्षेत्र में अध्ययन के दौरान वालेस ने स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत विकसित किया। विशिष्ट वन्यजीवों की उनकी टिप्पणियों ने वालेस लाइन का निर्माण किया, एक सीमा जो एशियाई मूल की प्रजातियों को ऑस्ट्रेलियाई मूल की प्रजातियों से अलग करती है। वालेस के काम ने यह बताकर जीव भूगोल की नींव रखी कि कैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र निकटता के भीतर बहुत अलग प्रजातियों को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रजातियों के वितरण पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को दर्शाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और एंडीज का अध्ययन 1799-1804 के दौरान किया गया था। जर्मन प्रकृतिवादी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने भूमध्य रेखीय दक्षिण अमेरिका की खोज की, खासकर एंडीज पर्वत और अमेज़न वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचाई, तापमान और पौधों के क्षेत्रों के उनके अध्ययन ने पारिस्थितिक विज्ञान में बुनियादी काम किया। जलवायु विज्ञान में हम्बोल्ट का योगदान आज तक बहुत महत्वपूर्ण है। हम्बोल्ट उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने देखा कि कैसे ऊंचाई भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वनस्पति पैटर्न को बदलती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रीकरण की अवधारणा के लिए अग्रणी उनके काम ने पारिस्थितिक तंत्र को आकार देने में जलवायु और भूगोल के बीच बातचीत पर प्रकाश डाला। अमेरिकी नृवंश विज्ञानी रिचर्ड इवांस शूलिट्ज ने 1941-1953 के दौरान अमेज़न वर्षावन में काफी समय बिताया। रिचर्ड इवांस शूलिट्ज ने अमेज़न बेसिन में व्यापक शोध किया, भूमध्य रेखा के साथ स्थित सैकड़ों पौधों के औषधीय और सांस्कृतिक महत्व की पहचान करना, भूमध्य रेखीय वर्षावनों की जैव विविधता और दवा के लिए उनकी क्षमता को समझने में उनका काम महत्वपूर्ण रहा है। अद्वितीय पौधों की प्रजातियों और स्थानीय लोगों द्वारा उनके उपयोग की खोजों ने भूमध्य रेखीय वर्षावनों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। भविष्य की संरक्षण नीतियों और औषध विज्ञान के विकास को प्रभावित करना। 1960 के दशक में यूजीन और हॉवर्ड ओडम का उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र पर शोध एक मील का पत्थर है। ओडम भाई उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और मैंग्रोव के अध्ययन में सहायक थे, खासकर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के आसपास। उनका शोध ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रण पर केंद्रित था, जो उच्च आर्द्रता और निरंतर गर्मी के कारण भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र में अलग हैं। उनके काम ने आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी को आकार देने में मदद की।
यह दिखाते हुए कि ऊर्जा और पोषक तत्व भूमध्य रेखीय पारिस्थितिक तंत्र के भीतर कैसे चलते हैं, जो लगातार धूप और जैव विविधता के कारण अत्यधिक उत्पादक और जटिल हैं। 1970 के सदन सत्ता उपासाप से निकी संसाय से का जिस बदे सात बात के पास के 90 के दशक के दौरान पॉल क्रुटजेन ने अपना शोध और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ओजोन परत का अध्ययन किया। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजेन एक डच रसायनज्ञ थे, जिन्हें 1995 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1971 में उन्होंने प्रदर्शित किया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के रासायनिक यौगिक समताप मंडलीय ओजोन के विनाश को तेज करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजेन ने ओजोन परत पर प्रदूषण और प्राकृतिक उत्सर्जन के प्रभावों का अध्ययन किया, खासकर भूमध्य रेखा के आसपास, जहां सूर्य का प्रकाश सबसे तेजी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) के प्रभाव पर उनके काम से ओजोन परत के क्षरण की अधिक समझ पैदा हुई। क्रुटजेन के निष्कर्षों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सहित ओजोन क्षयकारी पदार्थों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करना। कुमने संयता आमासो के दी 1960 सिल्विया अर्ल ने भूमध्य रेखीय महासागरों में समुद्री अनुसंधान का पता लगाया। समुद्र विज्ञानी सिल्विया अर्ल ने भूमध्य रेखा के पास समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण शोध किया है। प्रशांत और हिंद महासागरों में विशेष रूप से प्रवाल भित्तियां और पानी के नीचे के आवास। उनका काम जोर देता है भूमध्य रेखीय प्रवाल भित्तियों की जैव विविधता और नाजुकता, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अर्ल के शोध ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की, विशेष रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जहां समुद्री धाराएं, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने के लिए अभिसरण करते हैं। भूमध्य रेखा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अनुमानित आधे हिस्से का घर है। अमेज़न के हरे भरे वर्षावनों से इंडो पैसिफिक की प्रवाल भित्तियों तक इस गर्म आर्द्र वातावरण में जीवन फलता फूलता है। यहाँ जीवन की प्रचुरता और विविधता चौंका देने वाली है। विशाल पेड़ एक घना छत बनाते हैं। उनकी शाखाएं लताओं और एपिफाइट्स से ढकी होती हैं। रंग बिरंगे पंछी नीचे उड़ते हैं। उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। कीड़े गूंजते और भिन भिनाते हैं, चारों ओर जीवन की हलचल की निरंतर याद दिलाते हैं। भूमध्य रेखीय वर्षावन जीवन की एक सिम्फनी है, जो प्रकृति की रचना और बनाए रखने की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन भूमध्य रेखा पर जीवन केवल जमीन तक ही सीमित नहीं है। भूमध्य रेखीय महासागरों का गर्म पोषक तत्वों से भरपूर पानी समुद्री जीवन के साथ मिलकर बहता है। प्रवाल भित्तियां, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, मछलियों की एक चमकदार सरणी के लिए घर प्रदान करती हैं। अकशेरूकीय और अन्य समुद्री जीव। समंदर की गहराइयों के राज। भूमध्य रेखा के पास का समंदर धरती पर सबसे ज्यादा रहस्यमय और कम समझे जाने वाले नजारों का घर है। कोरियोलिस इफेक्ट, जो कि धरती के घूमने से बनने वाली एक शक्ति है, समुद्री धाराओं की दिशा को बदल देती है। भूमध्य रेखा पर यह इफेक्ट कमजोर हो जाता है, जिससे पानी का बर्ताव अनयूजुअल हो जाता है। कहानियां मशहूर हैं कि जहाज शांत पानी में फंस जाते हैं। हवा बंद होने पर उनके पाल ढीले पड़ जाते हैं। ये डोलड्रम्स, जैसा कि नाविक इन्हें कहते हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाली शक्तियों के जटिल इंटरप्ले का प्रमाण है। पानी के नीचे भूमध्य रेखा के पास के समंदर की गहराइयां अभी भी अनजान हैं। अजीब जीव गहरे समुद्र के अंधेरे और दबाव में जीने के लिए ढले हुए इन गहराइयों में छिपे हुए हैं। विशाल स्क्विड, बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश और जीवन के दूसरे विचित्र रूप हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। उनके रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।
भूमध्य रेखा की प्राचीन संस्कृतियां। हजारों सालों से इंसान भूमध्य रेखा के पास रहते और फलते फूलते आ रहे हैं। भूमध्य रेखा के साथ साथ प्राचीन संस्कृतियों ने समृद्ध और अलग-अलग सभ्यताओं का विकास किया, जो गर्म और स्थिर जलवायु और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित थीं। यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन भूमध्य रेखीय संस्कृतियों और उनके खास योगदानों पर एक नजर डालते हैं। इनका एम्पायर भूमध्य रेखा के पास एंडीज माउंटेन्स में फैल गया था। प्राचीन सभ्यताएं उपजाऊ जमीन और बहुत सारे संसाधनों की तरफ खींची चली आईं और उन्होंने अनोखी संस्कृतियां और परंपराएं बनाईं। मायंस, जिनका क्षेत्र आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के इलाकों में भूमध्य रेखा के पास तक फैला हुआ था, उन्हें खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने चांद, सूरज और शुक्र ग्रह के चक्रों के आधार पर एक बहुत ही जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाई, जिसका उपयोग वे धार्मिक समारोहों और खेती की योजना बनाने के लिए करते थे। अमेज़न वर्षावन में आदिवासी जनजातियां सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह रही हैं। यानोमामी, कायापो और तिकुना जैसी आदिवासी जनजातियां जो अमेज़न बेसिन में भूमध्य रेखा के साथ रहते हैं, उन्हें वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की गहरी समझ है। वे इस ज्ञान का उपयोग शिकार, मछली पकड़ने और खेती के जरिए खुद को बनाए रखने के लिए करते हैं। कसावा और मक्का जैसी फसलों की खेती करते हैं। जंगल का उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अफ्रीका में, जहां मानवता का जन्म हुआ था, भूमध्य रेखा महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। अक्सुम का साम्राज्य, जो आज के इथियोपिया और एरिट्रिया में भूमध्य रेखा के पास स्थित है, पहली से 7वीं शताब्दी सी तक एक शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य था। पश्चिम अफ्रीका में भूमध्य रेखा के पास योरुबा और बेनिन संस्कृतियों ने उल्लेखनीय मूर्तियां और कांस्य के काम बनाए। योरुबा शहर ईफी ने सजीव कांस्य और टेराकोटा के सिरों का निर्माण किया, जिसमें जटिल धातु शिल्प और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया गया था। बेनिन साम्राज्य की कला अपने कांस्य पट्टिकाओं और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके समाज के इतिहास और उपलब्धियों को दर्शाती है। उनकी कला, संगीत और कहानी कहने का तरीका प्राकृतिक दुनिया के साथ एक गहरे संबंध और भूमध्य रेखा के साथ जीवन की लय के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। ये संस्कृतियां, जिन्हें अक्सर हमारी आधुनिक दुनिया में अनदेखा कर दिया जाता है, इन अनोखे वातावरणों में जीवन के नाजुक संतुलन के बारे में बहुत सारा ज्ञान समेटे हुए हैं। दिन और रात का संतुलन। साल में 2 बार, बसंत और पतझड़ के इक्विनॉक्सेस के दौरान सूरज सेलेस्टियल इक्वेटर को पार करता है। इन दिनों पूरी दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स शब्द लैटिन शब्दों एक्वस से आया है, जिसका अर्थ है बराबर, और नॉक्स, जिसका अर्थ है रात। इक्विनॉक्सेस एक परिवर्तन का समय है जो बदलते मौसमों को दर्शाता है। कई संस्कृतियों में इन्हें नवीकरण और पुनर्जन्म के त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास रहने वाले लोगों के लिए इक्विनॉक्सेस प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। यही वो समय है जब धरती की देन के लिए धन्यवाद देते हैं और जीवन के चक्र का जश्न मनाते हैं। पृथ्वी की अनदेखी शक्तियां। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे ग्रह के अंदर पैदा होता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अम्हास की कोई सीखा भी ने सा भूमध्य रेखा पर यह मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तुलना में थोड़ा कमजोर होता है। इस अंतर को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं और यह वैज्ञानिकों को सालों से हैरान कर रहा है। उसी बत्साहा कुछ लोग मानते हैं कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स जल्द ही बदलने वाले हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन अगर ऐसा फिर से हुआ तो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। भूमध्य रेखा की खास जगह इसे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए एक अच्छी प्रयोगशाला बनाती है, और यह भी जानने के लिए कि इसका हमारे ग्रह और यहाँ रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी बाउ आसिंसर ऐसा हा क्या है। Debunking the myths of the equator.
बहुत समय से इक्वेटर फैसिनेशन और रहस्य का विषय रहा है। सदियों से हमारे ग्रह के इस अनोखे क्षेत्र के बारे में कई मिथक और गलतफहमियां पैदा हुई हैं। एक आम मिथक यह है कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पानी विपरीत दिशा में घूमता है, जबकि कोरियोलिस इफेक्ट हरिकेन्स और ओशन करंट्स जैसी बड़ी घटनाओं को प्रभावित करता है। यह सिंक या टॉयलेट में पानी के घुमाव को प्रभावित करने के लिए बहुत कमजोर है। एक और मिथक यह है कि इक्वेटर पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा है, जबकि इक्वेटर को सबसे सीधी धूप मिलती है। ऊंचाई और पानी के स्रोतों से निकटता जैसे फैक्टर्स तापमान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर कुछ सबसे गर्म स्थान सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जो इक्वेटर से बहुत दूर हैं। अफ्रीका के दिल से फुसफुसाहट। अफ्रीका, जो महाद्वीप इक्वेटर दो हिस्सों में बांटता है, वो बहुत ही अलग और समृद्ध कल्चर वाला देश है। कॉन्गो बेसिन के घने जंगलों से लेकर सेरेंगेटी के मैदानों तक, अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये वो जगह है जहां पुराने रीति रिवाज और मॉडर्न लाइफ मिलते हैं, जहां कहानियां और किंवदंतियां सच लगती हैं। बहुत सी अफ्रीकन कल्चर्स में इक्वेटर को शक्ति और रहस्य की जगह माना जाता है। ये वो जगह है जहां दुनिया और आत्मा के बीच का पर्दा पतला होता है, जहां आत्माएं घूमती हैं और कुछ भी मुमकिन है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें रूप बदलने वाले जीव, रहस्यमय रास्ते और पुराने श्रापों वाले खजाने के बारे में बताया गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही ये कहानियां धरती के साथ एक गहरे संबंध और प्रकृति की शक्तियों के लिए सम्मान दिखाती हैं। An endless journey of discovery। भूमध्य रेखा अनंत आकर्षण का स्थान है, एक ऐसा क्षेत्र जहां जाना पहचाना असाधारण से मिलता है। यह एक रेखा है जो पूरी दुनिया को घेरती है, फिर भी यह हमारे ग्रह के हृदय और हमारी कल्पना की गहराई में एक यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। अजीब और गरीब मौसम के पैटर्न से लेकर अविश्वसनीय जैव विविधता तक, सांस्कृतिक रहस्यों से लेकर भूचुंबकीय विसंगतियों तक, भूमध्य रेखा हमारी प्राकृतिक दुनिया की समझ को चुनौती देती है। यह एक याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी खोजा जाना बाकी है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के रहस्यों को उजागर करते जाते हैं, हमें अपने ग्रह की जटिलता और नाजुकता की गहरी समझ मिलती है। भूमध्य रेखा नक्शे पर सिर्फ एक रेखा नहीं है, यह एडवेंचर का बुलावा है। हमारी दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करने का न्योता है और जीवन के उस जटिल जाल पर हैरान होने का मौका है जो हमें सबको जोड़ता है। इस जर्नी में भूमध्य रेखा और उसके कई अजूबों के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमें इन अविश्वसनीय खोजों पर आपके विचार जानकर खुशी होगी। जो किसी आश्चर्य बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट्स में साझा करें। अधिक अजूबों और खोजों के लिए बने रहें।